नमस्कार। व्यावसायिक संनिमय में हमने अभी तक को देखा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत में हमने क्या क्या सीखा। अभी तक हमने सीखा उसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, उसके लक्षण, साझेदारी के तत्व हमने सीखा। उसके बाद में हमने साझेदारी की जांच के बारे में हमने पिछले वक्त में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया। उसके बाद में साझेदारी के जो भेद जो थे, जिसको हम प्रकार बोलते हैं, टाइप्स बोलते हैं, उसके ऊपर में भी हमने डिस्कशन किया। आज हम इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं कि दो चीजों में भेद क्या होगा, जैसे कि साधारण साझेदारी तथा सीमित साझेदारी में भेद क्या होगा, उसी प्रकार से साझेदारी तथा सहस्वामित्व में अंतर क्या होगा, उसी प्रकार साझेदारी तथा सम्मिलित हिंदू परिवार व्यवसाय में अंतर क्या होगा, इसके बारे में हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीमित साझेदारी तथा साधारण साझेदारी में क्या भेद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको किस चीज को लेके, जिसको हम अंतर बोलेंगे या आधार बोलेंगे, उस आधार को लेके हम दोनों इसमें तफावत देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहला आधार ये लेते हैं कि दायित्व क्या है, दोनों इसमें दायित्व क्या है। तो सीमित साझेदारी का दायित्व कैसा है, सीमित होता है। सीमित साझेदारी का दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। साधारण साझेदारी में दायित्व कैसा होता है, इसमें प्रत्येक जो साझेदार का दायित्व है वो कैसा होता है, असीमित होता है ना। वो अपने हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से कार्य करेगा भागीदारी में। उसके बाद में संचालन में क्या अंतर है वो देखिए। सीमित साझेदार को साझेदारी के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। संचालन में वो भाग ले सकता है क्या, सीमित साझेदारी में नहीं। साधारण साझेदारी में क्या होता है, इसमें संचालन में भाग लेने का प्रत्येक साझेदार का पूर्ण रूप से अधिकार है। हाँ, इसमें नहीं है, इसमें है, वो भाग ले सकता है, लेकिन सीमित साझेदारी में वो भाग नहीं ले सकता। प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, आधार क्या है, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। अभी सीमित साझेदारी जो संस्था है कि प्रतिनिधि के रूप में कार्य नहीं होता। प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है क्या, वो इज ओनली फॉर द मेंबर ऑफ दैट, सिर्फ वो प्रतिनिधि है ऐसा करके वो कार्य कर सकता है क्या, नहीं। लेकिन साधारण में इसमें प्रत्येक साझेदार संस्था के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, यानी कि वो एक प्रतिनिधि रहेगा, उसका स्वामित्व भी रहेगा और उसी प्रकार से वो संचालन रूप में भी भाग लेगा। उसके बाद में रजिस्ट्री की क्या पोजीशन है वो देखिए। हमने आधार क्या लिया, रजिस्ट्री। अभी सीमित साझेदारी में रजिस्ट्री करना अनिवार्य है। हाँ, वहां पे रजिस्ट्री करना पड़ेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नियम के अंतर्गत, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, भारतीय अधिनियम के अंतर्गत में उसको रजिस्ट्री करना जरूरी है। इसमें रजिस्ट्री करना ऐच्छिक है। साधारण साझेदारी में रजिस्ट्री करना ऐच्छिक है, क्योंकि साधारण है, वो 2-3 लोग मिल गए और उन्होंने अपनी संस्था को चालू किया। उसके बाद में कार्यों में फर्म को बद्ध रहना। सीमित साझेदार अपने कार्यों में फर्म को बद्ध नहीं कर सकता। वो बद्ध रह सकता है क्या, नहीं। लेकिन अपने कार्यों में साधारण साझेदार फर्म को बद्ध कर सकता है। देखो, वो कटिबद्ध हो सकता है, लेकिन इसमें सीमित में वो नहीं होगा। अभी पूंजी के बारे में देखिए कि क्या पूंजी के बारे में वो क्या करेगा। तो सीमित साझेदारी की जो कोई पूंजी है, नगद जिसको हम बोलेंगे या कैश जिसको बोलेंगे, तथा पूर्ण दत्त जिसको फुल्ली पेड होना चाहिए, बराबर है। इसमें कैसा रहेगा, इसमें ऐसा होना आवश्यक नहीं है, चाहे वो कैश भी हो, नहीं हो सकती है, या फुल्ली पेड यानी कि पूर्ण दत्त नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में मृत्यु, पागलपन, दिवालिया का प्रभाव से सीमित साझेदारी पे क्या असर पड़ेगा। तो सीमित साझेदार की मृत्यु, पागलपन अथवा दिवालीपन पर संस्था का अंत नहीं होता है ना। होता क्या, नहीं, वो पागल हो गया, उसको हमने कट कर दिया, उसी जगह पे हम दूसरा व्यक्ति लेंगे, या फिर दिवालिया घोषित हो जाने के बाद में हम क्या करेंगे, वो साझेदारी वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन उसके बाद में हम नया फॉर्म या नई संस्था हम चालू कर सकते हैं। लेकिन साधारण साझेदारी में क्या होगा, यदि कोई विपरीत अनुबंधन न हो तो ऐसे दशाओं में साझेदारी का अंत हो जाता है ना। साधारण में कैसा रहेगा कि अगर 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति पागल हो गया या फिर दिवालिया घोषित हो गई,
तो वो फर्म क्या हो जाएंगी, वो संस्था क्या हो जाएंगी, परिपूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। साधारण साझेदारी परिपूर्ण रूप से क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएगी। स्थायी अस्तित्व के बारे में देखेंगे। आधार क्या है, स्थायी अस्तित्व। इसका संगठन अधिक स्थायी होता है क्योंकि किसी भी घटना में घटित होने पर इसका अंत नहीं होता, है ना। अगर एखादी कोई घटना घटती है तो कोई उसके ऊपर में फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी कंपनियां बंद हो गई। अभी कोविड-19 के अंतर्गत में सीमित साझेदारी बंद हो गई क्या, नहीं। लेकिन अगर उसका पार्टनर का अगर मृत्यु हो गया होगा कोरोना से तो बात अलग है, या फिर उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि वह अपन दिवालिया घोषित हो गए तो बात अलग है। लेकिन कोविड-19 से साझेदारी के ऊपर में, सीमित साझेदारी के ऊपर में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। साधारण साझेदारी में देखिए क्या है, तो इसका संगठन अस्थायी होता है क्योंकि किसी घटना से घटित होने पर इसका अंत हो जाता है जब तक कि इसके विपरीत कोई अन्य अनुबंध न हो। जैसे कि जो भी कोई करार जो होगा, जो भी कोई अनुबंध जो होगा, वो अनुबंध अगर उसके विपरीत को अफेक्ट नहीं करता होगा तो वो रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए आधार क्या है, विधान द्वारा प्रवर्तन या प्रचलन। विधान द्वारा प्रचलन, तो भारतवर्ष में इस प्रकार की साझेदारी का विधान द्वारा प्रचलन नहीं है। क्या में, सीमित साझेदारी में भारत के विधान द्वारा साधारण साझेदारी का प्रचलन है, इसमें नहीं है। विधान द्वारा प्रचलन नहीं है क्या में, सीमित साझेदारी में। लेकिन साधारण साझेदारी में भारत के विधान द्वारा साधारण साझेदारी प्रचलन है। उसके बाद में ऋणदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। संस्था की समाप्ति पर ऋणदाताओं को हानि पहुंचाने की संभावना रहती है। क्यों रहेगी, क्योंकि सीमित साझेदारी का दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। हमने सबसे पहले देखा कि इसका दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। तथा साधारण साझेदारी अपनी समस्त संपत्ति को सीमित साझेदार के नाम कर सकता है ना। साधारण व्यक्ति अपनी पूरी की पूरी संपत्ति उसको सीमित वाले को दे सकता है। फिर बाद में साधारण साझेदारी में क्या अफेक्ट होता है वो देखिए। इसमें ऋणदाताओं को हानि उठाने की संभावना बहुत कम होती है, बराबर है। क्योंकि हमने किसी से अगर ऋण लिया है तो वो जो ऋण जो है वो ऋण हमको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा, बराबर है। तो इसलिए उसको हानि उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसी प्रकार साझेदार से पृथक रूप में या सामूहिक रूप में ऋण को वसूल कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक साझेदार का दायित्व कैसा है, असीमित है। हमने पहले इसमें देखा कि इसका जो भी कोई दायित्व है वो कैसा है, असीमित है। उसके बाद में कम जोखिम। अभी दोनों इसमें से सबसे कम जोखिम किसमें है उस बारे में हम देखेंगे। सीमित साझेदार का दायित्व सीमित होने के कारण उन लोगों के लिए लाभप्रद है जो असीमित दायित्व की जोखिम उठाना नहीं चाहते, बराबर है। असीमित वो दायित्व क्यों उठाना चाहेंगे, बराबर है, क्योंकि उसका दायित्व ही कैसा है, सीमित होने के कारण। बाद में साधारण साझेदारी में क्या रहेगा, असीमित दायित्व है, उसकी लायबिलिटीज बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में, तो केवल साहसी व्यक्ति ही साझेदार बनते हैं। अभी जैसे कि किसी ने बोला कि अरे बाबा रे तू शेयर्स को परचेस करेगा क्या, बराबर है, तो वो बोलेगा कि नहीं यार मैं शेयर्स को परचेस नहीं करूंगा क्योंकि कोविड की परिस्थिति है और इसमें सब नुकसान होने की ज्यादा संभावना है। लेकिन एक आदि व्यक्ति बोलेगा, है ना, साधारण साझेदारी में एक आदि व्यक्ति बोलेगा कि नहीं यार कोई बात नहीं, कोई भी समस्या हो कुछ भी हो लेकिन हम उसमें शेयर करेंगे। यानी ये जो है वो कैसा है, साहसी व्यक्ति का कार्य है। तो साधारण साझेदारी में कैसा है, असीमित दायित्व होने के कारण साहसी व्यक्ति ही साझेदार बनते हैं। उसके बाद में हम दूसरे इसका अंतर देखेंगे, साझेदारी तथा सह स्वामित्व में अंतर क्या है। सह स्वामित्व में अंतर क्या है, दोनों चीजों में जो भी अंतर है या आधार है उस हिसाब से हम देखेंगे कि साझेदारी में और सह स्वामित्व में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अनुबंध या करार या क्या होता है वो देखेंगे। तो साझेदारी में अनुबंध होना आवश्यक है, यह लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, बराबर है। साझेदारी में तो यह जरूरी है, एक तो एक अनुबंध रहेगा, लॉ रहेगा, करार रहेगा, और वो लिखित भी हो सकता है या फिर अलिखित भी हो सकता है। सह स्वामित्व में इसका अनुबंध का कोई होना आवश्यक नहीं है। हाँ, वो आपस में मिल जाएंगे और अपना चालू कर देंगे, भागीदारी चालू कर देंगे, साझेदारी चालू कर देंगे। इसके बाद में उसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो साझेदारी का उद्देश्य
किसी वैधानिक व्यवसाय से लाभ प्राप्त करना तथा उसमें आपस में बांटना रहेगा। बराबर है। साझेदारी में वैसे होता है, टोटा भी हो गया, लॉस भी हो गया तो भी आपस में बांटेंगे, और प्रॉफिट भी हो गया तो भी आपस में बांटेंगे। जितना भी प्रॉफिट होगा वो आपस में बांटेंगे। ये प्रमुख उद्देश्य नफा कमाना। सहस्वामित्व में क्या रहेगा, इसमें व्यवसाय को लाभ को आपस में बांटना आवश्यक नहीं है। इसमें वो आपस में बांटेंगे क्या लाभ को? नहीं। इसके बाद में जो संख्या जो है, साझेदारी में साझेदारों की संख्या पर प्रतिबंध है 2 से 20 तक। लेकिन सहस्वामित्व में अपनी इच्छा के बिना अन्य स्वस्वामियों को सहमति अपना हित बेचकर वो ये करेगा। लेकिन सहस्वामित्व में संख्या की कोई ऐसी जरूरत है क्या? नहीं। उसमें कोई प्रतिबंध है क्या? नहीं। सहस्वामित्व कितने भी प्रकार के वो हो सकता है। मैं एक बार साझेदार बनने के बाद मैं अपने को ओनरशिप्स को मैं किसी को भी मैं उसको दे सकता हूं और उसको मैं रख सकता हूं। इसके बाद में हित का हस्तांतरण कर सकते हैं क्या? अपने जो भी कोई हित है वो हितों का हस्तांतरण कर सकते हैं क्या? साझेदारी में कोई भी साझेदार अपना हित अन्य साझेदारी को नहीं दे सकता। लेकिन स्वामी अपने इच्छा से बिना अन्य सहस्वामित्व को सहमति अपना हित बेच सकता है तथा हस्तांतरित कर सकता है। बराबर है ना। को ओनरशिप में, सह स्वामित्व में जो भी कोई मेरा हित है मैं अपने लोगों को दे सकता हूं, है ना। जैसे कि मेरी कोई प्रॉपर्टी होगी तो मैं मेरी कोई प्रॉपर्टी अपने लोगों को मैं दे सकता हूं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। जो भी कोई मेरे हित में होगा मैं अपने लोगों को दे सकता हूं। लेकिन साझेदारी में ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में विशेषाधिकार का आधार क्या रहेगा दोनों चीजों में, साझेदारी में और सहस्वामित्व में? साझेदार को फर्म की संपत्ति पर विशेषाधिकार प्राप्त होता है ना। विशेषाधिकार रहेगा ना कि कोई संचालक बोर्ड पे रहेगा, कोई सदस्य करके रहेगा, कोई जिम्मेदारी संभालेगा, है ना। यानी क्या रहेगा, उसको विशेषाधिकार रहेगा। लेकिन सहस्वामित्व में संयुक्त संपत्ति पर विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। जो भी कोई संयुक्त संपत्ति होगी उसमें सभी का अधिकार रहेगा, विशेष अधिकार नहीं रहेगा। अगर मेरे नाम से अगर कोई कुछ चीज है तो, और जो संपत्ति मुझे जमा की गई है या शेयर होल्डर्स के मार्फत मैंने वो जो संपत्ति है जो मैंने जमा की हुई है उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा, सभी का अधिकार रहेगा। उसके बाद में पारस्परिक संबंध कैसे रहेंगे? प्रत्येक साझेदार दूसरे साझेदारों का एजेंट होता है। बराबर, बिल्कुल बराबर। कि कैसा रहेगा कि मैंने काम मुझे दे दिया तो मैं वो काम करूंगा, है ना। यानी साझेदारी में मैं एक एजेंट हूं, मुझे काम करना है, मेरी साझेदारी भी रहेगी और मैं एजेंट भी रहूंगा। लेकिन सहस्वामित्व में क्या रहेगा, एक सहस्वामित्व दूसरे सहस्वामित्व का एजेंट नहीं है। यानी कि अगर मैंने मेरे किसी को ओनरशिप को या सहस्वामित्व को अगर मैंने कोई काम बताया तो काम करेगा ही करके नहीं, वो एजेंट नहीं हो सकता। मैं एजेंट हो सकता हूं लेकिन मेरा सहस्वामित्व एजेंट नहीं हो सकता। अधिकतम संख्या कितनी रहेगी साझेदारी में? 2 से 20 तक। लेकिन बैंकिंग कारोबार में 2 से 10 तक रहेगा। इसमें हमने पहले ही डिस्कस किया है कि सहस्वामित्व में सदस्यों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कारोबार का होना, कारोबार किस प्रकार से रहेगा उसके बारे में हम देखते हैं। साझेदारी में कारोबार का होना आवश्यक है। अगर कारोबार ही नहीं है तो फिर साझेदारी किस चीज की? दोस्ती करके रहेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, कारोबार को होना साझेदारी में बहुत महत्वपूर्ण है। सहस्वामित्व में कारोबार का होना कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि हमने एक फ्रेंड्स ग्रुप्स करके हमने जमा कर दिया, हम एक पर्टिकुलर क्लब के मेंबर्स हैं, बराबर है। इतने बजे से इतने बजे हम आएंगे और हम अलग अलग विषयों पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उत्तरदायित्व, साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का उत्तरदायित्व असीमित होता है। जो भी कोई उत्तरदायित्व रहेगा वो उत्तरदायित्व कैसा रहेगा, असीमित रहेगा। लेकिन सहस्वामित्व में कैसा रहेगा, इसमें उत्तरदायित्व जो है सीमित है, क्योंकि जोखिम जो है स्वामित्व ही सीमित रहती है, बराबर है। जो भी कोई जोखिम रहेगी वो जोखिम स्वामित्व तक ही सीमित रहेगी करके यहाँ पे उत्तरदायित्व कैसा है, जोखिम स्वामित्व तक सीमित होता है, इसमें उत्तरदायित्व सीमित है, बराबर है ना। एक बार वो अगर वहां से निकल गया तो उसका उत्तरदायित्व किसी और को हम नहीं दे सकते। संनिमय का लागू होना, कायदे का लागू होना, लॉ का लागू होना। साझेदारी में अधिनियम लागू होता है, बोलते हैं ना साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, बराबर है। तो साझेदारी में अधिनियम लागू होता है लेकिन इसमें कोई पृथक संनिमय नहीं होता। सहस्वामित्व में कोई ही पृथक संनिमय नहीं लागू होता। अगर मैंने मेरे
एक एजेंट को या एक व्यक्ति को अगर मैंने 1,000 रुपए दिया कि उसको बोला है मैंने कि तू काम कर ले, लेकिन उसने अगर वो काम नहीं करता है और तो मैं उसके ऊपर में कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने स्वेच्छा से उसको कार्य बताया, बराबर है, और उसी ने स्वेच्छा से उसने वो काम को नकारा है, ऐसा मैं बोलूंगा, बराबर है। उसने काम नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया कि उसने वो काम को नकारा, तो मैं उसके ऊपर में केस या कोई अधिनियम के अंतर्गत में मैं कहीं उसको केस नहीं कर सकता, बराबर है, बराबर, क्योंकि मैंने स्वेच्छा से उसको काम बताया और उसी प्रकार से उसने भी स्वेच्छा से काम को नकारा। बंटवारा कैसा रहेगा? तो बंटवारा कैसा रहेगा? साझेदारी में साझेदार संपत्ति की जो भी कोई वस्तुएं के बंटवारे की मांग नहीं कर सकता, उसका केवल यह अधिकार है कि वह संपत्ति से प्राप्त लाभ का हिस्सा ले। बंटवारे करते हैं उस संपत्ति को बंटवारा नहीं कर सकते, लेकिन लाभ में वो बंटवारा कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कहीं हानि हो जाती है तो भी वो हानि में भी वो बंटवारा कर सकते हैं। सहस्वामित्व में संपत्ति की वस्तुओं के बंटवारे की मांग कर सकता है। जो भी कोई संपत्ति रहेगी वो संपत्ति में सहस्वामित्व अपने वस्तुओं को बंटवारा क्या कर सकता है? कर सकता है। यानी कि ये इसकी चीज है, वो उसकी चीज है, ये वस्तु उसकी है, ये वस्तु उसकी है, ऐसा करके वो बंटवारा कर सकता है, लेकिन साझेदारी में वो नहीं कर सकता। उसके बाद में हम देखेंगे कि साझेदारी तथा सम्मिलित हिंदू परिवार के व्यवसाय में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम ये इसको देखते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या है, बराबर है। तो मिताक्षर संधिमय जिसको हम बोलते हैं के अनुसार किसी भी हिंदू परिवार को पैतृक संपत्ति उसके उत्तरदायित्व को प्राप्त होती है। जैसे कि मेरी संपत्ति जो रहेंगी वो किसको मिलेगी? मेरे आने वाली पीढ़ी को मिलेगी, मेरे फैमिलीज को मिलेगी, है ना, तथा सामूहिक स्वामित्व में रखी जाएगी। इस प्रकार से सामूहिक स्वामित्व को सहभागिता कहते हैं, बराबर, सहभागिता हम उसको बोलेंगे। उसके बाद में इसके विशेष जो लक्षण जो है वो हिंदू संनिमय के अनुसार ही रखा गया है ना, बराबर। तो उसका सबसे पहला क्या रहेगा? हिंदू सम्मिलित अधिकार में या हिंदू संनिमय के अनुसार विशेष लक्षण क्या रहेंगे? तो सबसे पहला लक्षण ये रहेगा, कोई भी व्यक्ति जब जन्म से पैतृक व्यवसाय का सहभागी हो जाता है एवं उसे साझेदारी की ही तरह अन्य साझेदारी को अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, बराबर है। मेरे फादर की प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगी या मेरे फादर का जो भी कोई व्यवसाय होगा वो मेरे को मिलेगा, बराबर है। मेरा जो व्यवसाय रहेगा वो मेरे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, बराबर। दूसरा क्या रहेगा? इस प्रकार का व्यवसाय हिंदू संनिमय की धाराओं के अनुसार ही होगा, हिंदू संनिमय के आधार से ही होगा। और तीसरा रहेगा, व्यवसाय का प्रबंधन सबसे वयस्क व्यक्ति के हाथ में रहता है। इसमें तो एक रिस्पेक्ट करके भी होता है, कभी कभी जो बुजुर्ग होता है वो नहीं करता, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी वो व्यवसाय को बहुत अच्छी तरह से संभालती है, या हम उसको कर्ता भी बोलेंगे, और उसका कर्तव्य है कि वो अपने सहभागियों को हितों के दृष्टि से पैतृक संपत्ति जो रहेगी उसका नियोजन करेगा, बराबर है। जो भी बड़ा व्यक्ति रहेगा जिसको हम कर्ता बोलेंगे, वो कर्ता क्या करेगा? वो कर्ता जो भी कोई आने वाली पीढ़ी रहेगी उसमें सहभागिता करके सही मायने से जो भी कोई संपत्ति रहेगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त बराबर सही मायने से करेगा। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है चौथा, कि इसमें केवल कर्ता का जो दायित्व है वो असीमित होता है, बराबर, लेकिन तथा परिवार के जो अन्य सदस्य है उनके दायित्व उनके परिवार के संपत्ति के हित तक ही सीमित रहता है, बराबर है। अभी हिंदू कार्य के अंतर्गत में, हिंदू संनिमय के अंतर्गत में जो भी कोई संपत्ति रहेगी वो संपत्ति का दायित्व तो वो कर सकेगा, बराबर है, लेकिन इनका दायित्व कैसा रहेगा? असीमित रहेगा। उसके बाद में हम डिफरेंसेस देखेंगे कि साझेदारी तथा सम्मिलित हिंदू परिवार में व्यवसाय के अंदर क्या होता है। तो संनिमय कैसा रहेगा? साझेदारी तो संनिमय रहेगा, है ना, उसमें भारतीय साझेदारी 1932 के हिसाब से रहेगा, लेकिन इसमें कैसा रहेगा? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में हिंदू अधिनियम लागू होता है। अनुबंध कैसे रहेंगे? साझेदारी में अनुबंध होना परम आवश्यक है। हिंदू परिवार व्यवसाय में पुरुष संतान को जन्म से ही अधिकार मान्य हो जाता है। उनको उन्होंने लड़की को नहीं दिया, लेकिन पुरुष प्रधान को पूरा अधिकार दिया हुआ है। मृत्यु से प्रभाव क्या पड़ेगा? किसी साझेदार की अगर मृत्यु अथवा पागलपन में साझेदारों का अंत हो जाता है, बराबर है, लेकिन इस किसी सदस्य की मृत्यु या पागलपन होता है
तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर है ना। अगर कोई हिंदू फैमिलीज में एक आदमी कोई मृत्यु हो जाता है या पागल हो जाता है या दीवार खोल जाता है, तो इसका जो अफेक्ट जो है आने वाले पीढ़ी पे कुछ ना कुछ प्रमाण में पड़ेगा। लेकिन इसमें साझेदारी कोई उसमें कोई जो भी कोई व्यवसाय जो है वो व्यवसाय ब्रेकअप नहीं होगा। स्त्री पुरुष सदस्य में क्या फर्क होता है? साझेदारी में स्त्री तथा पुरुष दोनों साझेदार हो सकते हैं, लेकिन इसमें कैसा है, संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय में कैसा है कि सिर्फ पुरुष ही उसके सदस्य हो सकते हैं, स्त्री को कोई भी उन्होंने सदस्यता देने से नकारा। उसके बाद में उसका पंजीयन कैसा होता है, रजिस्ट्रेशन कैसा होता है? साझेदारी का पंजीयन जो है वो नितांत आवश्यक है। साझेदारी को अपने को पंजीयन करना पड़ता, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता, लेकिन इसमें केवल पुरुष सदस्य हो सकते हैं। संयुक्त हिंदू जो परिवार है उसमें व्यवसाय में पंजीयन करना आवश्यक है क्या? नहीं, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं, वो तो वंश परंपरागत उनका व्यवसाय चलते रहेगा। अवयस्क सदस्य के बारे में क्या यह है वो देखिए। साझेदारी में अवयस्कों को सदस्य नहीं बनाया जा सकता, उसे फर्म के लाभों में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसको कोई भी साझेदारी नहीं दे सकता। लेकिन इसमें ऐसा है क्या, हिंदू अधिनियम में है क्या व्यवसाय में? नहीं, तो इसमें अवयस्क सहभागी हो सकता है, बराबर है, लाभ भी उसी का रहेगा, दायित्व भी उसी का रहेगा। संचालन में कैसा अफेक्शन रहेगा वो देखिए, दोनों में क्या अंतर है। साझेदारी में सब साझेदारी व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकते हैं, और इसमें कैसा रहेगा, संयुक्त हिंदी परिवार के व्यवसाय में कैसा रहेगा, इसमें केवल कर्ता को ही यह अधिकार प्राप्त है, वो सिर्फ जो भी कोई करता रहेगा, जो भी कोई बड़ा व्यक्ति रहेगा, सिर्फ वही उसमें सहभाग ले सकता है। दायित्व देखो, दोनों में दायित्व में क्या फर्क है। साझेदारी में समस्त साझेदारों का दायित्व साधारणतः असीमित होता है, इसमें कर्ता को छोड़ के, बराबर, हिंदू व्यवसाय में, हिंदू परिवार के, संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय में कर्ता को छोड़कर शेष राशि सदस्यों को दायित्व सीमित होता है। हिसाब के बारे में देखो, साझेदारों को संबंध में विच्छेद करने पर कोई भी साझेदार साझेदारी के हिसाब की मांग कर सकता है, लेकिन इसमें अलग होने पर कोई भी सदस्य पिछले हानि लाभ का हिसाब नहीं मांग सकता। उसके बाद में हम देखेंगे कि ऋण तथा अनुबंध करना है ना, जैसे कि हम कभी कहीं से लोन लेते हैं तो साझेदारी में कैसा रहेगा, साझेदारी व्यवसाय में लिए गए कोई भी जो साधारण जो ऋण जो है वो ले सकता है या फर्म की ओर से अनुबंध कर सकता है, लेकिन इसमें केवल कर्ता को ही यह अधिकार प्राप्त है, सिर्फ कर्ता ही ऋण ले सकता है, बाकी कोई सदस्य उसमें ऋण नहीं ले सकते। अनुबंध के अभाव में क्या है वो देखो कि यदि साझेदारी को आपस में कोई समझौता न हो तो प्रत्येक साझेदार व्यवसाय की संपत्ति तथा लाभ में समान हित रहेगा, बराबर है कि नहीं। साझेदारी में कैसा होता है कि अगर उसमें मुनाफा हो गया तो मुनाफा बटेगा, और अगर हानि होती है तो हानि बटेगी। इसमें साझेदारी को कहीं पे भी छूट नहीं है, लेकिन इसमें हित घटता और बढ़ता रहता है। अगर बहुत ज्यादा पैगामे के ऊपर में मुनाफा हुआ है तो इसमें हित रहेगा, और अगर मुनाफा नहीं होता है, हानि बहुत बड़े पैगामे के ऊपर में होती है, तो क्या रहेगा, इसमें हानि होगी, उस संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय में हानि होगी। लेकिन साझेदारी में क्या रहेगा, अगर हानि होती है तो हानि क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी साझेदारों में, बराबर है, तो इससे अफेक्ट कम होगा। लेकिन संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय में अगर हानि होती है तो सिर्फ वही परिवार हानि के होगा। उत्तरदायी के बारे में क्या संबंध है वो देखिए। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसमें उत्तराधिकारी उसका व्यवसाय से लगी हुई संपत्ति, प्रतिष्ठा तथा लाभ के अधिकारी होते हैं, बराबर है, बराबर है, किंतु उनकी साझेदारी में स्थान मिलना आवश्यक नहीं है। वो संपत्ति का अधिकारी हो सकता है, लेकिन उसमें एक वरिष्ठ स्थान उसको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें कैसा होगा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कैसा रहेगा कि उत्तरदायी को उसका सहभागी होने का अधिकार है, प्रत्येक उत्तराधिकारी को उसमें सम्मिलित होने का अधिकार है, बराबर है। अगर कोई कर्ते का मृत्यु हो जाता है तो नेक्स्ट ऑफ नाउ दैट संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय में वो आएगा और वो व्यवसाय को चलाने की कोशिश करेगा। हाँ, फिर बाद में जो भी उसके कोई फैमिलाइज जो है परिवार में जो भी कोई सदस्य है वो सदस्य उसको मदद करेंगे नहीं करेंगे वो उसके ऊपर में डिपेंड है, लेकिन वो कर्ता करके माना जाएगा। थैंक यू।